नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपन सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2021 और मंडे। और इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज़पेपर का कंप्लीट फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर आप क्लिक करें, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करें और सबमिट करें। और आपकी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल शेप देने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर, जिसके तहत हम आपकी तैयारी प्री मेंस और इंटरव्यू के लेवल तक पर भी करवाएंगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम एमसीक्यू को कवर करेंगे, जहां पे हम स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कलेक्टिवली लेकर चलेंगे, जहां पर हम सिलेबस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, जहां हम एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस करेंगे, वो भी फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और एक एक्सप्लेनर जाएगा हमारे तरफ से, जहां पे एक इंसाइट और एनालिसिस होगी किसी भी एक स्टैटिक या करंट अफेयर के पोर्शन की। नाउ, प्रीलिम्स, मेंस और एक इंटरव्यू, ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। हमारा वीकली वेबिनार होगा। जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं, चाहे इस साल के हों या प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हों, उनके साथ हमारा एक वीकली इंटरव्यू, एक वीकली वेबिनार होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट और एनालिसिस पता चलेगा इस एग्ज़ाम के बारे में। तो आइए चलते हैं पहले आर्टिकल पे, जो कि बट ऑब्वियस है, फार्म्स लॉज पे। रिसेंटली हम सबको पता होगा कि फार्म्स लॉज, जो 3 फार्म लॉज थे, उनको रिपील कर दिया है सरकार ने, उनको अब अप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इस आर्टिकल का मेन मुद्दा वो 3 आर्टिकल नहीं है। इस आर्टिकल का मेन मुद्दा कुछ और है, जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको ये पूरी आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं समझा रहा हूं, आप आराम से उसको नोट करें और फिर हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, ये आर्टिकल प्राइमरली जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जिसमें बात की गई है पार्लियामेंट के पावर से और उससे रिलेटेड इशू जो आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज से और उसके इंटरवेंशन से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है ऑर्डिनेंस और बिल्स के ऊपर। ठीक है, इस आर्टिकल में जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो लोकसभा के एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नज़र में आता है। और इनका ये मानना है, इन्होंने ये कहा है दैट कि पार्लियामेंट की पावर इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो बिना किसी स्टेट से, बिना अपने जनता से, किसी से रेफर किए बगैर वो ऑर्डिनेंस निकाल सकता है या कोई बिल निकाल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। प्राइमरली हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सो वील टॉक अबाउट व्हाट इज ऑर्डिनेंस एंड देन कब ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी आपके लिए निकाला है, जहाँ पे आप ऑर्डिनेंस एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट को ईजिली समझ सकेंगे। वेयर इन इस आर्टिकल में भी आर्टिकल 123 की बात की गई है। अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 को यहाँ बताया है। ठीक है, आर्टिकल 123 हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिनोट करता है, जिनकी प्रेसिडेंट हैज़ लेजिस्लेटिव पावर्स एज वेल। ठीक है, और सेम उसको हम थोड़ा सा उल्टा करें तो आर्टिकल 213, जो कि गवर्नर की पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की। ठीक है, तो ये जो डिटेल है, ये मैंने आपके लिए निकाला है। आप इसको फ्री पीडीएफ है, आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा था वो, जो मैं अगले पेज पे आपको समझाने जा रहा हूं, कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं और क्यों गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ही यूज करती है एक कोई भी कानून को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो प्राइमरली ये कुछ लिमिटेशंस हैं और मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस के लिए, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकता है? प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई भी हाउस में ना हो, कोई भी सेशन में ना हो, और कोई इंपॉर्टेंट कानून अगर आ गया हो, इंपॉर्टेंट पॉलिसी अगर आ गई हो, उसको लॉ बनाना है, तो यहाँ पे हम ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है, सो और ये ऑर्डिनेंस लगभग 6 महीने तक चल सकता है। 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक चल सकता है, खींचा जा सकता है। उसके बाद ये नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज़ादी के बाद से कितनी सरकारें बदली, हर सरकार ने कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस के पावर को मिसयूज किया हुआ है। इससे रिलेटेड एक कूपर केस 2011 में आया था, जो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस के तौर पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये पूरा का पूरा मुद्दा मिसयूज ऑफ ऑर्डिनेंस पे ही था। ठीक है, जब
1920 में सरकार ने इस फार्म लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इशू रिलीज किया था, क्योंकि उस टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा सिटिंग में नहीं थे, सेशन में नहीं थे, राइट। तो अगर आप आंकड़ों पे जाओ, इस आंकड़े के हिसाब से आपको पता लगेगा कि कितनी दफा कितने बार हमारे कंट्री में ऑर्डिनेंस इशू हो चुके हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं डीसी वाधवा साहब, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ऑर्डिनेंस राज। आप गूगल करना, आपको बहुत अच्छे डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑर्डिनेंस राज की, और ये आपका बहुत एक अच्छा कीवर्ड बन सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि सरकारों का टेन्योर भले छोटा हो, लेकिन उनके ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस इशू हो चुके हैं। आप ये देखिए, केरला में 2020 में, मैंने ये एक क्रोनोलॉजी के तहत लिखा है, ठीक है। आजकल क्रोनोलॉजी शब्द बहुत चल रहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप भी समझिए क्रोनोलॉजी क्या होता है। तो एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से निकाला है कि 1986 में क्या हुआ था, ठीक है। 5 जज की बेंच बैठी और उसके बाद एक डिसीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के तहत आया। 2017 में क्या हुआ था, ठीक है। 2020 में मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ये है कि केरला ने 81 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे। सो डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? 81 ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। वहीं इस सिचुएशन में महाराष्ट्र ने भी 24 ऑर्डिनेंस का, कर्नाटका ने 24 किए, महाराष्ट्र ने 21 किए। तो इससे रिलेटेड हम ये चीज यहां पे मेंशन करना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी, जो एक बिल का प्रोसीजर है, जब लोकसभा से बिल सहमति के साथ पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी सहमति के साथ पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की साइन होती है उस पर, तब जाके एक बिल कानून बनता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पे सिचुएशन दूसरी है। यहां पे ना लोकसभा बैठती है, ना राज्यसभा बैठती है, और प्रेसिडेंट के पास वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन यहां पे इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप आराम से इस आर्टिकल को और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके समझिएगा। ये बहुत अच्छा रेफरेंस है जो मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पे, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, चाइना के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे ये बात करती है। हालांकि इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें ज़्यादा कुछ मेंशन पढ़ना नहीं है इसमें, और यही एक रीज़न था कि हमारा ये यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है, एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की है, ताकि हम आपको बता सकें कि आप अपना टाइम बचा लो भाई, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा, आधे घंटे आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, प्राइमरली आप ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। प्राइमरली ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है, डिफेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी चैलेंज एज देयर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज, ठीक है। क्योंकि चाइना है तो ऑफ कोर्स वो बॉर्डर एरियाज वाला हमारा आना ही आना है। और जो की टॉपिक है यहाँ पे, की टॉपिक बात हो रही है इंडियाज, यूएस चाइना इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, और चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की है DF-26 एंड JL-22। तो इस पूरे मुद्दे की कहानी ये है कि रिसेंटली अभी बाइडेन साहब यूएस के प्रेसिडेंट हैं और जी जिनपिंग साहब, इनकी मीटिंग हुई थी, एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इनकी, जहां पे इनकी एक डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ओके। वहां पे चाइना ने एक एक्सप्रेशन दिया अपना, और उन्होंने इस मिसाइल के बारे में, इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में उन्होंने अपने बताया। सो प्राइमरली यहाँ पे जो जिस मिसाइल की बात हो रही है वो है बैलिस्टिक मिसाइल DF-26। ये चाइना की पहली और वर्ल्ड की पहली ऐसी मिसाइल है न्यूक्लियर कैपेसिटी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसके कंपैरिजन में किसी भी कंट्री के पास कोई ऐसी वेपन नहीं है जो इस चाइनीज़ वेपन को डिस्ट्रॉय कर सके या फिर इसका मुकाबला कर सके, ठीक है। मैं आपको एक इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये है इमेज, ये है DF-26 जो कि चाइना की है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि यूएस के पास ऐसा कौन सा वेपन है जो कि इसको टक्कर दे सकता है, या फिर इंडिया के पास
ऐसा कौन सा वेपन है जो कि इसको टक्कर दे सकता है, ना कि टक्कर दे सकता है लेकिन इसके लेवल का। रिसेंटली न्यूज़ में ये दोनों चीज़ें थी। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि कौन सी ऐसी मिसाइल है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाइना के इस स्टेप को टक्कर दे सकती है, कॉम्पीट कर सकती है, कॉम्बैट कर सकती है। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। सो कमिंग बैक टू आवर एडिटोरियल पार्ट, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इंडिया, क्योंकि हम सब ने पिछले कुछ महीनों में ये देखा, ये ऑब्जर्व किया है कि चाइना अपनी डिफेंस लाइन में, अपनी मिलिट्री लाइन में बहुत सारी डिफेंस और मिलिट्री उसका बहुत स्ट्रांग है। हर महीने, हर टाइम कोई ना कोई एक नई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई ना कोई नई सबमरीन वो इंट्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया भी रिसेंटली कई सारे मिसाइल्स उसने टेस्ट की है और कई न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो ऑलरेडी, कई नेवी सबमरीन्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ही एफिशिएंट हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं ये चाहता हूं कि अगर आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अगर आप उसको कमेंट में लिख के बताएं तो हम वहां डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने लायक, लेकिन जो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन हाँ हमें रेफरेंस के तौर पे ज़रूर मेंशन करना चाहिए। राइट, सो देयर ऑलवेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहला एक एडिटोरियल आता है जहां से हम कंटेंट उठाते हैं। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से हमारा एडिटोरियल आता है जहां पे हम एक कंटेंट उठाते हैं, और एक एडिटोरियल ऐसा होता है जहां से हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, कंटेंट मतलब कि आंसर राइटिंग के लिए, और रेफरेंस भी होता है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो रेफरेंस लेने के लिए है। इससे पहले जो हमने फार्म लॉस पे जो पढ़ा है वो है कंटेंट, उसमें भर भर के दिया है इंफॉर्मेशन। आप प्लीज़ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आप पढ़िए, आप बिल से रिलेटेड पढ़िए, प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड पढ़िए, गवर्नर के पावर से रिलेटेड पढ़िए। ठीक है, तो ये मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। ये है मिसाइल की, जो बैलिस्टिक मिसाइल है चाइना की, ये है उसका ओवरव्यू। हालांकि ये एग्जाम में उतना पूछता नहीं है तो उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन जहां पे जाती है वो ये है कि ये मिसाइल 14 मीटर लंबा है, 20,000 किलो यानी कि 20 टन। इनफैक्ट रेंज इसकी 4,000 किलोमीटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये न्यूक्लियर कन्वेंशनल है। ओके, लो यील्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल फॉर्म में है, जिसकी कोलेटरल डैमेज बहुत कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसका क्लास है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। हम इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, तो हम वहां पे रेफरेंस के तौर पे इंडिया चाइना, यूएस चाइना, इंडिया चाइना यूएस से रिलेटेड हम आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है रिलायबल डेटा एंड गुड पॉलिसी। सो ये टॉपिक सेंसस से रिलेटेड है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन कुछ सेंसस से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरे पूरे आर्टिकल का, पूरे आर्टिकल का एक निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये आर्टिकल पहले आ चुका था हिंदू, 24 नवंबर 2019 में ये आर्टिकल आ चुका था। आप इसको रेफर भी कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इसको क्लिक करके और पूरा आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल का जो एक समरी है, समरी कहना ये चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे 21वीं सदी, हम 21वीं सेंचुरी में आज हम जी रहे हैं, और इस टाइम पे टेक्नोलॉजी बूम पे है, इंटरनेट बूम पे है, साइंस बूम पे है। लेकिन अगर हम इसका एफिशिएंट यूज ना करें पॉलिसी मेकिंग में, अगर जनता की सेवा में, सोशल सर्विस में अगर हम इसका यूज ना करें तो फिर क्या फायदा है इन चीजों का। ठीक है, तो जब हमारे पास इंटरनेट है, जब हमारे पास डेटा है, जब हमारे पास स्किल्ड वर्कर भी हैं कहीं ना कहीं और इससे रिलेटेड, तो क्यों ना हम इसका यूज करें। ठीक है, तो जितने भी चैलेंजेस पहले आ चुके हैं, चाहे वो सेंसस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट एक ग्राउंड लेवल पे हो या फिर रूरल लेवल पे हो, अर्बन लेवल पे हो, उसको तो हम क्यों ना टेक्नोलॉजिकली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो प्राइमरीली ये जो आर्टिकल है 2019 नवंबर में द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया था। ठीक है, ये कह करके क्वालिटी नहीं है। ठीक है,
सो इस सर्वे को कंडक्ट किया था स्टैटिस्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम एनएसओ कहते हैं। ये सर्वे हुआ था 2017-2018 में, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि अलग से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट होगा 2020-2021 में। जो 2018 और 2017 वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि भाई ये डेटा अच्छा नहीं है, ये क्वालिटी वाला डेटा नहीं है, पैरामीटर्स के साथ डेटा मैच नहीं किया, इस वजह से हम जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो 20 और 21 में करवाएंगे, अच्छे डेटा के साथ, पूरे पैरामीटर के साथ। लेकिन अब कोविड हो गया तो ये सारी चीजें रुक गई, ठीक है। रुक गई तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया। जब ये रुक गई तो अब प्राइमरीली ये होता है कि देखिए, ये जो सर्वे है, ये सर्वे हर 5 साल पे होता है, ओके। एनएसए को जो ये सर्वे है वो हमेशा हर 5 साल पे कंडक्ट होता है, और जिससे ये पता चलता है कि हर घर की स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, क्या पैटर्न है, और फिर चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, ठीक है। जिससे एक क्लियर डेटा मालूम पड़ता है कि हर घर की पर मंथ क्या खर्चे हैं, किन किन गुड्स पर कितना खर्चा हो रहा है, और किसको और इसी को कहते हैं कि MPCE, जैसे मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर इस फिगर में आप देखें तो ये द हिंदू से लिया हुआ फिगर है, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में इसमें समझाया गया है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, ये जो MPCE हमने अभी टर्म यूज किया है, MPCE, ये क्या है? इससे ये होता है कि इस सर्वे को कंडक्ट करने से, इस इंफॉर्मेशन को लाने से क्या होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ठीक है, वो पता चलता है। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक। हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो पता चलता है। दूसरा, जो हमारी पावर्टी लाइन और पावर्टी रेशियो है, ठीक है, उसके बारे में एक सॉलिड स्टैट्स पता चलता है, डेटा पता चलता है। फिर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड हो वो पता चलता है कि अगर कंज्यूमर ने कोई भी फूड आइटम खाया हो, बेस्ड ऑन दैट उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ठीक है। एंड और वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी नेशनल अकाउंट्स सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट्स मिल जाएं तो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प होगी। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाइज एलोकेट कर सकती है सब्सिडाइज्ड फूड को, सब्सिडाइज्ड जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स हैं, उसको सब्सिडाइज कर सकती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक है, अगर आपके पास पर हाउस होल्ड से रिलेटेड एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं, तो फिर आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके पास क्लियर डेटा होता है। तो आप क्लियरली इस पूरे आर्टिकल में आप ये लगा सकते हैं कि जो हमारे ऑथर हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके जितने भी हमारे सेटबैक्स, जितने भी चैलेंजेस रहे हैं, चाहे वो इस रिपोर्ट से रिलेटेड हो या एनएसएस से रिलेटेड हो, उसको हम टेक्नोलॉजिकली, हम डिजिटली उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सैंपल्स है कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हैं, ये ऑल अबाउट कंजम्पशन डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। आप ये सेगमेंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पे ये देखिए, शेयर ऑफ फूड आइटम्स यहाँ मेंशन किए। रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा खाने की चीज़ें पे ध्यान दिया जाता है, खाने की चीज़ें बिकती, बिकॉज दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। वहाँ पे पावर्टी, थोड़ा गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं, मजदूर काफ़ी ज़्यादा हैं, करते हैं लोग, ठीक है, मेहनत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे शेयर ऑफ फूड ज़्यादा है रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में शेयर ऑफ नॉन फूड आइटम ज़्यादा है। तो जब हम देखेंगे कि फूड आइटम्स में क्या है, नॉन फूड आइटम्स में क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है। फूड आइटम्स में वही जो सारी चीज़ें आप खाते हैं, ठीक है, सॉल्ट, शुगर, स्पाइस एंड ऑल, ठीक। और नॉन फूड आइटम्स में हो गया जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल बिल हो गया, कन्वेंस हो गया, एंटरटेनमेंट गुड्स, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑफ कोर्स अर्बन एरिया में जो इनकम कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, रूरल एरिया में इनकम कैपेसिटी कम है, तो इसलिए नॉन फूड। तो जब आप इसको डाउनलोड करके समझेंगे तो और पढ़ेंगे तो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव
रोड मैप तैयार होगा जिसको आप रेफरेंस के तौर पे रखते हैं अपने मेंस आंसर में। और याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस फंस सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में भी, एमसीक्यूज में भी, ठीक है, फूड नॉन फूड आइटम्स। नाउ चलते हैं अगले, और आई थिंक लास्ट हमारा जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन मीट ऑफ द मैटर। देखिए ये आर्टिकल में ऐसा कुछ खास है नहीं, मैंने इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए इसमें इंक्लूड किया है। और ये बेसिकली डील करता है गुजरात से रिलेटेड इशू को, ठीक है, यहाँ पे मैंने गुजरात मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे सोशोलॉजी मैटर्स मैंने लिखा है, खास करके क्योंकि मैं सोशोलॉजी का एडुकेटर हूँ और बच्चों को सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, जब आप देखेंगे समझेंगे तो एक आइडिया ऑफ वेजिटेरियनिज्म निकल के आता है, ठीक है। तो जब भी अब ये इज्म वाली चीज़ें निकलती हैं ना, IS इज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, ये सारी इज्म मतलब आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा। तो ये एक वेजिटेरियनिज्म चल रहा है गुजरात में। हालांकि इस सिचुएशन में यहाँ पे ये बताया गया है कि कास्ट एंड क्लास डोमिनेंसी है गुजरात में। इस पूरे न्यूज़ का मुद्दा ये है कि जितने भी नॉनवेज शॉप्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि चिकन, मटन, फिश, ये लोग जो रास्ते में बेचते हैं, जिनको, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में बता रहा है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 15% आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, 10% मुस्लिम हैं, और 7.5% ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, एंड देन 50 अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइग्रेंट्स। तो आप देखो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो वही है ना जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, और दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं खाना पीना खाने के लिए, ठीक है। उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट सेल करके वो 200-400 रुपये कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। जितने भी जो क्लास लोग हैं, जितने भी एफ्लुएंट पीपल हैं वहाँ पे, जैन्स, वैष्णवाज और बिजनेसमैन लोग जितने भी हैं, ठीक है, जैसे जो गुजरात की सिविक बॉडी है वडोदरा में, राजकोट में, भावनगर में, और प्राइमरीली बीजेपी की सरकार है बहुत सालों से यहाँ पे। और जितनी भी यहाँ पे सिविक बॉडीज़ हैं, जितनी भी यहाँ पे लोकल बॉडीज़ हैं, सब पे बीजेपी से अपॉइंट सारे मेंबर्स हैं। तो हम सबको पता है बिहार में शराब बैन है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं इलीगली सेल हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो एक आइडिया ये भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं एक किसी के सोर्स ऑफ इनकम को आप रोक रहे हो, तो क्यों वो दूसरे उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उसके पास वो एनर्जी नहीं है, वो इनकम नहीं है कि वो नई सोर्स ऑफ इनकम को वो डेवलप कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकल के आता है, ठीक है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये निकल के आता है कि वो बंदा जिसकी आपने सोर्स इनकम रोकी, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसका सोर्स चले, लीगल ना तो इलीगल सही, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक सोशल बायस एक बन चुका है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो पटेल लोग हैं वहाँ पे। तो इसको आप पढ़िएगा, आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। हम सोशोलॉजी के रेफरेंस में, आप सोसाइटी के जो हमारा GS1 का पेपर है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ये मुख्यतः बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो मैंने कहा था ना आपसे कि 2 टाइप के एडिटोरियल होते हैं, एक जहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं बढ़िया लिखने लायक मेंस में, दूसरा जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये वो आर्टिकल है जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सोशोलॉजी में या फिर अगर आप इंडियन सोसाइटी में अगर कुछ सोशल इश्यूज या फिर कास्ट और क्लास डोमिनेंसी से कोई क्वेश्चन आ गया, तो बेझिझक मस्त अपना जाइए और ये चीज़ मेंशन करके आइए वहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड मेरे पास आज के 2 इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो जाते हैं हमारा जो पहला एडिटोरियल था रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अगर आप मुझे कमेंट से आपको समझ में आया हो, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है UPSC 2015 में, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2001 में आया हुआ है, ठीक है। बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दैट ऑर्डिनेंस वाला पार्ट।
क्योंकि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर या इसका अप्रोच आप मुझे करके बताएं। इनफैक्ट आप अपना आंसर भी भेज सकते हैं, मैं उसको इवेलुएट भी कर सकता हूं एंड देन आई विल गिव यू फीडबैक एज वेल। ठीक है, एक एमसीक्यू भी निकल के आता है इसमें पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और यूपीएससी हर बार पॉलिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर किसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या फिर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है और ये चारों ऑप्शन में इतना कंफ्यूजन डाल देगी कि आप समझ नहीं पाएंगे और एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप इस आंसर को अटेम्प्ट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ये टॉपिक्स हैं, कौन सा ये आंसर सही है, 1 2 ABCD। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन योर कमेंट्स फिर हम उसमें आपको रिप्लाई करेंगे एंड देन वी विल रीच आउट टू यू एज वेल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। स्केड्यूल के हिसाब से हमारा अगला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने ही वाला है, उसे देखना ना भूलें। सो गाइज, कमेंट करके पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दें और इससे आपको क्या होगा, इससे आपको टॉपिक समझने में इजी होगा, आपको रिवाइज करने में आसान होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका फोकस अच्छा होगा। ठीक है, वंस अगेन इस लेक्चर का फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक करें और फॉर्म को आप फिल करके फॉर्म को आप सबमिट करें, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।